जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। अभी तक हम पढ़ चुके थे मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में कहाँ तक, मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य तक। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य से आगे बढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के और उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं। अब इससे आगे जाते हैं, अब उसके बच्चे के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का हुआ है, जो उनका पुत्र बोला गया है, उसका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का हुआ है। अब इसके बारे में जानते हैं कि बिंदुसार कौन था, क्या था। तो अब हम जानते हैं बिंदुसार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिंदुसार के बारे में। अगर चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में पहले ही पढ़ चुके थे। मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार के बारे में हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम पढ़ चुके थे मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसकी पूरी बायोडाटा हमने जान चुके थे, क्या क्या था उसके बारे में, क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी। अब हम जानते हैं इसके बारे में, बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार बिंदुसार का जो शासनकाल बोला जाता है, बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा है। बिंदुसार का शासनकाल 298 बीसी से लेके 273 बीसी तक रहा है। 273 बीसी तक रहा है। 298 बीसी क्यों? क्योंकि 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हो गया, मतलब वो खत्म हो गया था, उसकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद शासक कौन बनेगा? उसके बाद शासक उसका पुत्र बनेगा। तो उसका पुत्र कौन था? तो उसका पुत्र था ये बिंदुसार। तो बिंदुसार ही शासक बनेगा। तो अब ये बिंदुसार शासक बन गया। कब बना शासक? बिंदुसार शासक बना 298 बीसी में। ओके, कितने वर्षों का शासनकाल रहा है इसका? अब इसको 298 से 273 तक इसका शासनकाल रहा है। ओके, इसके अन्य नाम क्या है? जो बिंदुसार है उसके अन्य नाम क्या है, और किस नामों से जाना जाता है बिंदुसार को? बिंदुसार को अन्य नाम है आमित्रघात। आमित्रघात का मतलब अपने दुश्मनों का अंत करने वाला, जो इसके दुश्मन उनको अंत करने वाला, उनके वंश का विनाश। ओके, अमित्रघात कहा जाता है। और इसको और क्या कहा जाता है? वारिसार, वारिसार भी कहा जाता है, भद्रसार भी कहा जाता है, और सिंहसेन। और क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है सिंहसेन। इसको और किस नाम से जाना? सिंहसेन नाम से भी जाना जाता है। ओके, और क्या बात है इसके बारे में? और बातें क्या है? और एक चीज आप लोग याद रखिए, ये वाला जो मैं बताने वाला आपको भी। इसके दरबार में जो लोग आए हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन किस लिए आए थे, किसने भेजा था। तो इसके दरबार में दो व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है। वो दो व्यक्ति कौन से थे जो इसके दरबार में आए थे? तो वो दो व्यक्ति हैं। एक तो फिलेडेफस फिलेडेफस और एक है डायकमस डायकेमस फिलेडेफस और डायकेमस। ये दो व्यक्ति इसके दरबार में आए थे। अब इन दो व्यक्तियों को किस किसने भेजा और क्यों भेजा? तो पहले व्यक्ति के जो है बारे में जानते हैं। ये टोलमी सेकंड जो कि मिस्र का शासक था, उसने इसको भेजा था यहाँ पे इसको भेजा था कि ये यहाँ पे जाए और इसके बारे में जाने, तक्षशिला के बारे में, यहाँ पे जो इनका शासन काल है उसके बारे में जाने, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। ओके, इसको भेजा था। इसलिए किसने भेजा था? टालमी सेकंड। ये कहाँ का शासक? मिस्र का शासक। ओके, अब जानते हैं डायमिकस के बारे में। डायमिकस को किसने भेजा था? डायमिकस को किसने भेजा? डायमिकस को भेजा है एंडियोकोस एंडियोकास ने। एंडियोकास कहाँ का शासक था? एंडियोकास सीरिया का शासक था। तो उसने इसको सीरिया से भेजा। कहाँ से भेजा? सीरिया से आया हुआ व्यक्ति था। कौन? डायमिकस। ओके, डायमिकस कहाँ से आया हुआ व्यक्ति था? डायमिकस सीरिया से आया हुआ व्यक्ति था। ओके, अब जानते हैं। और ये किस लिए आया था? इसने डायमिकस को किस लिए भेजा था? तो डायमिकस को भेजने का कारण क्या था? डायमिकस को भेजने का कारण क्या था? कि यहाँ पे उसको भारत से कुछ ले जाने के लिए भेजा था, कि यहाँ से भारत जाओ, आप भारत से ये चीजें यहाँ से लेके आओ। तो वो चीजें कौन सी थी? जैसे कि हो गया सूखी अंजीर और मदिरा। और इसने तीन चीजें ज्यादातर बोली थी, बाकी और भी चीजें हैं, पर तीन चीजें जो महत्वपूर्ण है वो चीजें कौन सी थी? जो पहले सूखी अंजीर, और दूसरा मदिरा, दारू मदिरा, और फिर कौन सा था? और था दार्शनिक। तो जो ये सूखी अंजीर और मदिरा तो बिंदुसार ने दे दिया। ये किसके शासक में है? बिंदुसार के शासक काल में। ओके, ये सूखी अंजीर और मदिरा तो दे दिया बिंदुसार ने। पर जब बात आई दार्शनिक की जब बात आई तो दार्शनिक को देने से इनकार कर दिया। और हम अपने देश के किसी भी दार्शनिक को नहीं दे सकते। ये हमारे देश के कर्ता करते हैं और ये हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो हम इसको नहीं दे सकते। ये हमारे देश के दार्शनिक है और ये हमारे देश के बारे में इंफॉर्मेशन बढ़ाते हैं, जानते हैं, तो हम इनको आपको नहीं दे सकते। तो इसको देने से इनकार कर दिया इसने। कुछ ऐसी बातें कही होंगी उसने, तो इसको देने से इनकार कर दिया। अब और क्या बातें इसके बारे में? और बातें जानते हैं। इसके समय
इसका जो शासनकाल था उस समय एक अशांति फैली, एक जगह पे अशांति फैली, वो जगह थी तक्षशिला। तक्षशिला में इसके शासनकाल के समय ही अशांति फैली। तो उस अशांति को इसने समाप्त करने के लिए, उस अशांति को कुछ उससे छुटकारा पाने के लिए एक एक व्यक्ति, मतलब बोल सकते हो अपने पुत्र सुसीम, जो उसका पुत्र था सुसीम, सुसीम इसका बड़ा पुत्र है। अशोक सॉरी बिंदुसार के दो पुत्र हुए। बिंदुसार के दो पुत्र कौन से हुए? एक तो सुसीम जो बड़ा पुत्र है, और अशोक उसका छोटा, सुसीम के बाद वाला। तो इसके कितने पुत्र हैं तो जानते हैं आप। तक्षशिला कहाँ पे अशांति फैली थी? इसके समय में तक्षशिला में अशांति हुई। इसके समय पे तक्षशिला में अशांति फैल गई। अच्छा, अशांति का दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र अशांति का दमन करने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजा। सुसीम को तक्षशिला भेजा इसने। तक्षशिला भेजा, तक्षशिला से जा बोला अपने बेटे सुसीम से कि सुसीम तक्षशिला जाओ, जानो क्यों ये अशांति फैली है, इसका कारण क्या है, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा। अब जानते इसके पुत्र के बारे में। जो बिंदुसार है, बिंदुसार के कुल कितने पुत्र हैं? बिंदुसार के महत्वपूर्ण जो पुत्र है वो दो है, बाकी पुत्र तो और भी है, पर इसके महत्वपूर्ण पुत्र हैं वो दो हैं। बिंदुसार के दो पुत्र कौन से थे? पहला सुसीम जो बड़ा पुत्र है, दूसरा अशोक जो उसके बाद वाला पुत्र है। बोला जाता है कि इसके करीब 100 पुत्र थे, पर 100 पुत्र बोले जाते हैं, पर कंफर्मेशन नहीं है कि 100 पुत्र ही थे। पर जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलती है वो इन दोनों के बारे में भी जरूर मिलती है, एक तो सुसीम और एक अशोक। अशोक के बारे में हम जानेंगे कि अशोक ने अपने कैसे 99 भाइयों को हत्या करके गद्दी पे बैठा। इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठा। पर ये मिथ भी है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, उसने सिर्फ अपने भाई सुसीम को ही मारा था। इसके बारे में आगे जानते हैं क्या था। ये सुसीम था तो इसको यहाँ पे भेजा, पर इनके शासनकाल में क्या एक चीज क्या थी कि जब ये अपने जो इनके पुत्र होते थे ना, उनको छोटी सी उम्र में किसी न किसी जगह का कुछ ना कुछ भार, मतलब काम सब थमा दिया करते थे, जिससे ये जब जब आगे बढ़े, जब राजा बनने की इनकी उम्र पूरी हो, जब ये राजा बने, तो उस समय इनकी क्षमता का विकास हो चुका हो, बुद्धिमत्ता का विकास हो चुका हो, जिससे वो सोच सके, अपने बारे में विचार कर सके और अपने फैसले स्वयं ले सके, किसी पे वो बोलते ना किसी पे निर्भर ना हो। तो इनको इसलिए किसी न किसी जगह के गवर्नर या किसी न जगह का किसी भी राज्य का इनको कुछ ना कुछ बना दिया जाता था। तो जो बिंदुसार था, इसने अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग जगह का गवर्नर बना रखा था। जो जैसे कि सुसीम को गवर्नर कहाँ का बना रखा था? सुसीम को गवर्नर बना रखा था तक्षशिला का। और अशोक जो इसका पुत्र था, अशोक को गवर्नर बना रखा था इसने अवंती का। तो जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुसीम को गवर्नर कहाँ का बनाया था? सुसीम को बनाया था गवर्नर तक्षशिला का। तक्षशिला का वैशाली। ओके। अशोक को गवर्नर कहाँ का बनाया? अवंती का। अशोक का जो हम जानेंगे ना अशोक के बारे में, तो अशोक का एक पीएम हुआ है। अशोक का जो प्रधानमंत्री, अशोक के प्रधानमंत्री कौन है? वो है राधा गुप्त। राधा गुप्त अशोक के प्रधानमंत्री। और राधा गुप्त कौन है? राधा गुप्त चाणक्य का पुत्र है। राधा गुप्त चाणक्य का पुत्र है, जो इसके शासनकाल में बिंदुसार के शासनकाल में भी इसका बिंदुसार के शासनकाल में कौन था प्रधानमंत्री? वो तो चाणक्य। अब चाणक्य तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उसके बाद प्रधानमंत्री बनेगा चाणक्य का पुत्र राधागुप्त। और राधागुप्त किसका प्रधानमंत्री रहेगा? वो रहेगा अशोक का। इसने ना राधागुप्त की मदद से, जो ये है ना अशोक ने अपने भाई सुसीम की हत्या कर दी। हत्या क्यों कर दी? हत्या करी उसने आप बोल सकते हैं गद्दी के लिए। गद्दी के लिए इसने अपने भाई की हत्या कर दी। बोला जाता है कि 99 भाइयों की हत्या करी थी इसने। पर ये मिथ है क्या है पता नहीं, बट इसे बोला जाता है कि हाँ ऐसा किया था। पर इतनी जो इतिहासकार है वो इस बात को झुठलाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, और बहुत से बोलते भी हाँ ऐसा हुआ है। वो हम अपनी जो बातें हैं वो हम इन पे सिर्फ यहाँ तक जान सकते हैं। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हाँ ऐसा हुआ था, पर सच है कि नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना कि हाँ 99 भाई की हत्या करी है, पर मैन क्या रखना है कि 2 भाई थे, बस दिमाग में रख लेना बस 99 भाई। ओके। सुसीम की इसने हत्या कर दी। सुसीम की हत्या करनी क्यों? क्योंकि इसका जो बड़ा भाई था, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा भाई होता है, जो काबिल होता है, वही शासक बनता है। तो जब इसके पिता जो बिंदुसार थे, इनकी मृत्यु होने वाली थी, तो इसने क्या किया कि अब इसके जो पिताजी थे ना अशोक के, वो हर लड़के को अलग अलग स्थान में भेजते थे। तो इसके और भी भाई थे, वो भी अलग अलग भेजे। तो इसने ऐसे ऐसे मिल के ग्रुप बना के ये अपने भाइयों की हत्या करना शुरू किया। तो पहले इसने सुसीम को मारा। सुसीम को मारने के बाद इसने किसकी मदद से सुसीम को मारा? तो सुसीम को जब मारा था ना, तो उसमें इसका राधा गुप्त का हाथ था। जो राधा गुप्त कौन सा? इसका प्रधानमंत्री बनेगा आगे जाके। तो राधा गुप्त की मदद से इसने सुसीम की हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद अब बात आती है, हत्या कर दी तो अब ये शासक कौन बनेगा? अब शासक बनेगा अशोक, क्योंकि हत्या करने के बाद अब लौता अशोक बचा है, बाकी भाइयों को मार ही चुका है ये। तो अब बनेगा अशोक, शासक बनेगा अशोक। अब हम जानेंगे अशोक के बारे में, अशोक क्या था, कैसे था, क्या क्या इसने काम किए, क्या क्या इसने चीजें करी, इसने कलिंग युद्ध कब लड़ा, इसके बारे में जानते हैं। इसने कौन से धर्म को अपनाया, इसका क्या नाम था और इसके पुत्रों का नाम क्या था, इसके अशोक स्तंभों के बारे में जानते हैं, सारी चीज जानते हैं इसके बारे में। आप जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में, अशोक कौन था, क्या था, कैसे था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है सम्राट अशोक। अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा है? अशोक का शासनकाल रहा है 269 बीसी से लेके 232 बीसी तक। 232 मतलब करीब बोल सकते हैं 37 ईयर्स वर्ष, 37 वर्ष तक इसका शासनकाल रहा है। पर जो भी इसका शासनकाल रहा है ना, उसका शासनकाल में इसने कुछ महान काम किए, कुछ बोल सकते हैं खराब भी काम थे, पर ज्यादातर इसके महान काम है। इसे महान कामों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे सम्राट अशोक या अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। इसके यहाँ क्या काम रहे, क्या क्या चीजें पहले, उससे पहले इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद जीवन परिचय थोड़े इसके बारे में। ओके, इसका जन्म कब हुआ था? अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था, क्योंकि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद ये शासक इसने गद्दी अपनाई थी। तो वो 99 भाइयों की जो हत्या करी थी, किस में कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाई की हत्या करी? वो बताया गया बौद्ध धर्म के अंदर। बौद्ध धर्म के अंदर ये बताया जाता है कि अशोक जो था उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके बोल सकते हैं गद्दी पे बैठा था। ओके, आप जानते हैं इसके बारे में। इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम था सुभद्री। सुभद्री इसकी माता का नाम था। सुभद्रगी 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 इसकी माता का नाम था। ओके, इसके अन्य नाम क्या है? अशोक के अन्य नाम क्या क्या है? अशोक के और भी नाम किस किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक के अन्य नाम है उसको, एक तो देवनाम प्रियदर्शी, एक नाम है देवनाम प्रियदर्शी, और एक है प्रियदर्शी। एक है देवनाम प्रियदर्शी और एक है प्रियदर्शी। ओ, तो ये जो नाम है, ये जो नाम हमें कहाँ से मिलते हैं, इनके बारे में प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो इससे पहले एक चीज हो जानते हैं, ये किस अभिलेख में मिले हैं, किस किस अभिलेख से मिलते हैं। तो ये नाम कुछ अभिलेखों से प्राप्त हुए। कौन कौन से अभिलेख है जिससे हमें प्राप्त हुए ये नाम? तो पहला अभिलेख है मास की अभिलेख। मास की अभिलेख, ये अभिलेख कहाँ से मिला था? ये मिला था कर्नाटका में। कहाँ से? कर्नाटका में मास की अभिलेख। गुजरा अभिलेख, गुजरा अभिलेख से भी हमने इसके नाम के प्रमाण मिलते हैं का इसका ये नाम था। ओके, और एमपी से ये वाले नाम देवनाम प्रियदर्शी, अन्य नाम जो है ना, ये वाले नाम हमें किस किस अभिलेख से मिलते हैं? पहला मास की अभिलेख कर्नाटका से, दूसरा गुजरा अभिलेख एमपी से, तीसरा नटुरा नटुरा अभिलेख कहाँ से? ये भी कर्नाटका से। तो आप लोग देख रहे हैं कर्नाटका से ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि नॉर्थ से ज्यादातर संबंध रखता था इसने। नॉर्थ के कुछ मैं बताऊंगा आपको, इसने नॉर्थ पे ज्यादातर भारत पे इसका कब्जा था। पर नॉर्थ के कुछ जो बोल सकते हैं राज थे या शासक थे, उस समय इसने उनको नहीं जीत पाया था, जैसे कि चेर, चोल, पांड्या और श्रीलंका। ये जो नीचे के थे ना साउथ की तरफ के, इसको इसने नहीं जीत पाया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे और कौन सा था? उदय गोलान, ये कहाँ पे है? ये कौन सा अभिलेख है? ये उदय गोलान अभिलेख कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो ये 4 अभिलेख थे, पहला मास्की अभिलेख, दूसरा गुजरा अभिलेख, तीसरा नटुरा अभिलेख, चौथा उदय गोलान अभिलेख। ये कहाँ कहाँ पे थे? कर्नाटका, एमपी, के। ओके, ये इन्हीं जगह पे स्थित है। ज्यादातर 3 कर्नाटका में हुए और 2 वहां पे हुए। अब ये जो 2 जरूरी है ना, ये तो 2 नॉर्मली हर प्रश्न में पूछे जाते हैं, हर पेपर में। पर ये जो 2 है ना नीचे की, ये नीचे वाले, ये ज्यादातर जब डीपली प्रश्न बनाता है ना, बहुत डीप प्रश्न बनाएगा, तो ये प्रश्न ये उस समय बन जाते हैं। तो आप लोगों को ज्यादातर याद तो खैर सारे रखने हैं, वो जरूर रहेगा कि सारे याद रहेंगे तो और भी अच्छी बात है। पर जो हम नॉर्मली प्रश्न होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। ओके, अब और ये जो हमें इसका नाम है अशोक, बात आती है अब इसके नाम पे अशोक। अशोक नाम हमें कहाँ से मिलता है? अशोक तो बहुत लोग हुए हैं, बहुत से शासक हुए हैं अशोक नाम से, पर यही बात हमें कहाँ से पता चलती है कि जो अशोक की बात हम कर रहे हैं वो यही अशोक था। इस बात की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि जिस शासक की हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक, वो यही अशोक था। इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हमें किस अभिलेख से? भब्रा अभिलेख से। भब्रा अभिलेख, भब्रा अभिलेख। ये भब्रा अभिलेख कहाँ का था? ये राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। भब्रा अभिलेख कहाँ पे? राजस्थान में। इसमें हमें किसके बारे में मिलती है? इसकी हमें जानकारी मिलती है कि इसने अपने अपने बारे में लिखवाया था। इस अभिलेख में क्या लिखवाया था? इसने लिखाया था, मैं अशोक खुद को मगध का सम्राट बताए। इसने कहा कि मैं अशोक,
अब मगध का सम्राट हूँ। इसने खुद को मगध का सम्राट बताया। ओके, इसने कहा कि मैं अशोक हूँ, मेरा नाम ये अशोक है, मैं अब मगध का सम्राट हूँ। ऐसे-ऐसे उसने उसमें बताया था। ओके। हुँ, आप जानते हैं आगे अशोक के अभिलेख खोजे गए। जो अशोक के अभिलेख मिले थे वो किसने खोजे थे? इसमें क्या है ना खोजकर्ता अलग है और उसको पढ़ने वाला अलग व्यक्ति है। तो इसने खोजे किसने थे? खोजने वाला व्यक्ति था टी फेल्डरर। टी फेल्डरर इसने कब खोजे थे? ये खोजे थे 1750 1750 में। वर्तमान जो वर्तमान समय चल रहा है ना 1750 में खोजे 1750 एडी बोल सकते हैं। 1750 एडी में खोजे। ओके। इसको पढ़ने वाला कौन था? जो खोज तो चलो खोजे तो इनने है, पर इसको पढ़ा किसने? आप लोगों ने शायद अगर आप लोग मैं इतना तो मान सकता हूँ कि आप लोग 12th करके आए होंगे। 12th करके आए हैं तभी तो आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है, क्योंकि जो 12th करता है वही दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकता है। इतना तो मैं मान सकता हूँ कि आप लोग दिल्ली पुलिस पढ़ के वो 12th क्लास पढ़ के आए हैं। ओके। 12th क्लास में अगर आज जिसने भी आर्ट्स ली होगी ना, उसने अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा कि जो अशोक के अभिलेख थे वो किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख जेम्स प्रिंसपियस ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसपियस कब किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंस ने। ये कब पढ़ा था? ये पढ़ा था 1837 में, 1837 में, 1837 में किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसपियस। ओके। मैं मानता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगी अगर आप लोगों ने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा हिस्ट्री की बुक को, जिसने आर्ट्स ली होगी उस समय, तो वो ज़रूर इस चीज़ को जानता होगा। ओके। अब जानते थोड़ा और आगे इसके बारे में। अशोक के जो अभिलेखों की भाषा, अशोक के अभिलेख तो थे, पर अशोक के जो अभिलेख थे उनकी भाषा कौन-सी थी? किस भाषा का वो लोग प्रयोग करते थे उस अभिलेख को लिखने के लिए, है ना? तो भाषा कौन-सी थी उस समय की? तो भाषा जैसे कि आप देख रहे हो, भाषा थी भारत में कौन-सी भाषा की प्रयोग करते थे ये लोग? भारत में भाषा करते थे ब्राह्मी लिपि। भारत में कौन-सी? भारत कहाँ पे? ये रहा। भारत में कौन-सी? ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि। ओके। भारत में कौन-सी? भारत में ब्राह्मी। भारत में ब्राह्मी होगी और ये कौन सा हिस्सा है? ये है पाकिस्तान। POPAK। पाकिस्तान में कौन सी लिपि लिपि का प्रयोग करते हैं? पाकिस्तान में खरोष्टी, खरोष्टी लिपि का। पाकिस्तान में खरोष्टी होगी। तो उसके बाद कौन सा? उसके बाद आ गया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे ये लोग? अफगानिस्तान में अरमाइक। ओके। अरमाइका, अरमाइक, अरमाइक। ओके। अफगानिस्तान में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे ये लोग? अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि का। ओके। आप जानते हैं कि ये लोग और किस स्थान पे कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? बोल सकते हैं कि एशिया, एशिया माइनर। एशिया माइनर मतलब जो भारत से दूर था, भारत से बाहर था। ये भी हिस्सा भारत से वर्तमान में तो अभी भारत से बाहर है, पर ये पहले भारत में ही था। जैसे हम पाकिस्तान बोल सकते हैं, पाकिस्तान था तो पहले भारत में ही, 1947 से पहले भारत में ही था ना। और वो तो 1947 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ ना भारत से, उससे पहले तो भारत में ही था ना। तो तो ये भी भारत में था। तो भारत में जब ये हो गया ये हिस्सा और ये भी उस समय यहीं पे था, तो यहाँ पे तो अरमाइक लिपि का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे खरोष्टी। ये तो पूरा अपना भारत हो गया, यहाँ पे भारत में। ओके। और ये हिस्सा कौन-सा है? ये हिस्सा है तुर्की। तुर्की कह सकते हैं एशिया माइनर। तुर्की कहेंगे ये एशिया माइनर। यहाँ पे कौन-सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? यहाँ पे किया जाता है ग्रीक। ग्रीक लिपि का प्रयोग। कौन-सी? ग्रीक लिपि का प्रयोग। यहाँ पे लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? ग्रीक। अब हम जानते हैं थोड़ा आगे। आगे अब यहाँ पे देख लीजिए आप, पाक में खरोष्टी लिपि और अफ़गानिस्तान में अरमाइक और एशिया माइनर में तुर्की लिपि का प्रयोग। तुर्की कहाँ पर? ग्रीक। कौन सी लिपि का? ग्रीक। कहाँ पे? तुर्की में। या एशियाई माइनर बोलेंगे या तुर्की बोलेंगे। ओके। अब बात आती है कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में। 261 बीसी। ये 261 बीसी मतलब कब हुआ? अशोक के गद्दी पे बैठने के 8 वर्ष बाद। जब अशोक गद्दी पे कब बैठा था? अशोक गद्दी पे बैठा 269 में। 269 में कि यहाँ पे समय ना पीछे कम होता है। यहाँ पे समय कम होता है। अगर हम बीसी में चल रहे तो समय कम होगा। एडी में चल रहे तो समय बढ़ता है। ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? ये कौन से वर्ष में बैठा? 8वें वर्ष। ये सॉरी 8वें वर्ष बोल रहा हूँ। युद्ध कब हुआ था? 8वें वर्ष हुआ था, गद्दी पे नहीं बैठा। 8वें वर्ष इसका युद्ध हुआ। किससे? कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। कलिंग नाम में स्थान पे युद्ध हुआ था। कलिंग ये कहाँ पे था? ये कलिंग था उड़ीसा। ये आपको देख रहे हैं उड़ीसा वाला हिस्सा।
उड़ीसा में कलिंग स्थान था। ओके, यहाँ पे उड़ीसा में कलिंग था, तो यहाँ पे इसका युद्ध हुआ था। उस समय उस जब ये युद्ध हुआ, सॉरी एक मिनट, जब ये युद्ध हुआ तो उस समय कलिंग के शासक कौन थे और कलिंग की राजधानी कौन थी? तो राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी तोसली। ये मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा आगे जाके कि कलिंग की राजधानी कौन सी थी, तो आप लोग मुझे बताना उसके बारे में, है ना। तो कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली। उसका राजा तो कौन था कलिंग का उस समय का? पद्मनाथ। उस समय राजा कौन था? राजा था पद्मनाथ। ओके, उस समय की जो नदी थी, जो कलिंग में नदी बहती थी, वो नदी कौन सी थी? वो नदी थी दया। दया नाम की नदी थी। तो ये तो बात होगी इसके बारे में, अशोक के बारे में। और भी बातें अभी है इसके बारे में जो जानना है। तो अब जैसे ये नदी के बारे में बता दिया, कलिंग युद्ध हुआ था, इस समय हुआ था। तो एक बात आती है कि कलिंग युद्ध जब हुआ था ना, तो कलिंग युद्ध के समय, ये जब युद्ध हुआ, युद्ध खत्म हो गया, तो कलिंग युद्ध के समय इसका हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक ने कहा कि बहुत मार-काट कर ली मैंने, अब मैं कोई मार-काट कर नहीं करूँगा। अब मैं इसने एक नीति अपनाई, धम्म की नीति। इसने धम्म की नीति अपनाई। अब आगे आगे अशोक की नीति, भौरी घोष की नीति। अशोक जो था उसने एक नीति अपनाई थी। वो नीति कौन-सी थी? वो थी भौरी घोष की नीति। भौरी घोष की नीति मतलब युद्ध नीति। उसका मतलब उसका जो बोल सकते हैं कि वो युद्ध लड़ने की नीति को बोलता था। कौन-सी नीति? युद्ध नीति। कौन-सी नीति थी? वो थी युद्ध नीति। इसका हर समय मन रहता था युद्ध नीति का। पर पहले भूरी घोष की नीति को अपनाया इसने, पर बाद में इसने जब कलिंग युद्ध हुआ तो इसने उस नीति को खत्म करके एक नई नीति अपनाई, जो नीति थी धम्म घोष की नीति। कलिंग युद्ध के बाद उसने कौन-सी नीति अपनाई? धम्म घोष की नीति अपनाई। कलिंग युद्ध में जैसे कि मैंने आपको बताया था, कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन होने का कारण क्या था? कलिंग युद्ध के बाद भी और भी कारण है, मैं आगे बताऊँ, पर हृदय प्रथम कलिंग युद्ध में क्या कितना परिवर्तन हुआ? कलिंग युद्ध में क्या हुआ ना, जब इसने कलिंग युद्ध देखा, जब इसने देखा कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर-उधर, इसकी सेना भी बहुत मरे थे, उसकी जो दूसरे जो कलिंग के राजा थे उनकी सेना के भी बहुत व्यक्ति मरे थे। तो जब इतने लोग मरे तो इसने कहा क्या फ़ायदा? इतने लोग मर गए, उससे मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ़ एक राज्य जीत पाया मैं और मेरी इच्छा थी वो मैंने पूरी कर ली। इससे मुझे और क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इसका कुछ हृदय परिवर्तन कुछ यहाँ पे हुआ। कुछ कसर रही वही कसर इसके जो आगे जाके मैं बताऊँगा किसने, इसके जो बोल सकते हैं भतीजा था, उसने इसकी रह गई कसर पूरी कर दी, जिससे पूरा इसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब जानते हैं आगे। धम्म घोष की नीति, इसने कौन-सी नीति अपनाई? अपने धम्म घोष की नीति। ये नीति कौन-सी थी? ये नीति थी शांति की नीति। शांति की नीति। कि शांति अपनाओ, युद्ध मत करो, युद्ध न लड़ो, न लड़ाओ। शांति की नीति अपनाई थी। ओके, कौन सी नीति? शांति की नीति। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। जब इसने युद्ध युद्ध लड़ लिया ना, तो इसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाने का कारण क्या था? बौद्ध धर्म को अपनाने का कारण था कि जब इसने एक दिन, अब ये अपने सभा में बैठा होगा, कलिंग युद्ध हो गया, उसके बाद ये अपने सभा में बैठा होगा। तो जब ये सभा में बैठा तो वहाँ पे इसके पास बहुत सारे सन्यासी आए। उन सन्यासी में एक बच्चा था। एक बच्चा था जो वो भी सन्यासी था, वो बौद्ध सन्यासी था। तो जब एक वो बच्चा आया तो उस बच्चे से अशोक ने कुछ प्रश्न पूछे, और जो भी प्रश्न पूछ रहा था अशोक, उसके बारे में ये बच्चा सारे प्रश्न के उत्तर दे रहा था सही-सही। तो अशोक को लगा यार इतना ज्ञानी बच्चा कैसे हो सकता है ये? इससे पूछा आप इतने ज्ञानी, आप अगर आप चाहो तो मेरा पूरा आप अगर चाहो तो मेरे साथ यहाँ पे मेरे राज्य में रह सकते हो, मैं आपको अपनी राज्य दे सकता हूँ। पर इस बच्चे ने राज्य लेने से इनकार कर दिया। इसने कहा नहीं, मैं अपना सारा राजपाट छोड़ के आया हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासी ही रहूँगा, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ सन्यासी जीवन जीना है। तो ये वो व्यक्ति, वो लड़का था कौन? वो लड़का, जब इसको पता चला ना कि ये लड़का कौन है, तो उसके बारे में सोच के ये बड़ा कन्फ्यूज़ है, ये मेरे भाई का पुत्र। वो लड़का, इसका जो बड़े भाई थे ना सुसीम, जिसकी इसने हत्या करी थी। इसने कहा यार मैंने इसके पिता की हत्या करी, फिर भी ये बच्चा मेरे को इतना समझा रहा है और इतना ज्ञान इसके अंदर कैसे? फिर इसने पूछा इससे कि इसके बारे में इसने बताया कि मैं बोलता कि तुम कौन हो? उस लड़के से पूछा तुम कौन हो? तो उस लड़के मतलब अपने बारे में, मतलब उस लड़के से कहा कि तुम अपने बारे में मुझे परिचय दो। तुम कौन हो? कैसे? कहाँ के रहने वाले हो? तो उस लड़के ने अपने बारे में परिचय बताया कि मैं ये हूँ, मेरा नाम निगरंध है, मेरे पिता का नाम ये था। तो बताया अच्छा, अच्छा हाँ। तो इसने कहा यार ये तो मेरे भाई का पुत्र है। तो इसके भाई का पुत्र था। तो जो उसका नाम क्या था? जिसने इसका जो ये वो लड़का था, बच्चा था, ये इसके भाई का पुत्र था, ये इसका कौन हुआ? भतीजा हुआ। तो बौद्ध धर्म की प्रेरणा
जो इसको प्रेरणा मिली ना, जैसे कलिंग युद्ध हुआ, उसके बाद इसको आधा ही मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा इधर परिवर्तन हुआ। पर जब ये आगे बढ़ा तो इसको इसने सभा बिठाई, सभा में इसका एक सन्यासी आया, वो सन्यासी इसका भतीजा था। भतीजे ने इसको थोड़ा ज्ञान दिया, तो ज्ञान देने के बाद इसको हृदय परिवर्तन और हुआ। इसने अब यहाँ से इसको बौद्ध धर्म की प्रेरणा ली कि बौद्ध धर्म क्या है। अब इसके मन में उत्सुकता जगी कि बौद्ध धर्म के बारे में और जानना चाहता हूँ, क्या है बौद्ध धर्म? ये इतना सा बच्चा, इसके अंदर इतना सारा ज्ञान कैसे? मैं और जानना चाहता हूँ इस धर्म के बारे में। तो जब ये गया, तो उस बच्चे का नाम क्या था? जो बच्चा, वो बच्चा था निग्रंथ। तो वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था निग्रंथ। निग्रंथ कौन था? निग्रंथ अशोक के भाई का लड़का, मतलब बोल सकते हो उसका भतीजा, जैसे मैंने आपको बताया। तो और इसने यहाँ से तो इसकी प्रेरणा मिली थी, सिर्फ प्रेरणा। यहाँ से इसने पूरी तरीके से अपनाया नहीं था बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को इसने बाद में अपनाया। बौद्ध धर्म को कब अपनाया? बौद्ध धर्म की शिक्षा इसने किससे ली? बौद्ध धर्म की शिक्षा इसने ली उपगुप्त से। उपगुप्त से शिक्षा लेने के बाद तब इसको लगा कि हाँ, मुझे बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। तब इसने जाके बौद्ध धर्म को अपनाया। ये बौद्ध धर्म को पहले से ही मानता था, पर जब इसने और जाना ना इसके बारे में, तो इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अच्छा, अशोक की कुछ पत्नियां हुई हैं, जिनके कुछ बोल सकते हैं इसके कुछ बच्चे हुए हैं, जो पुत्र है अशोक के। तो उनमें से कौन कौन सी पत्नी का कौन सा पुत्र था, तो आप जानते हो इसके बारे में। तो अशोक की पत्नी अशोक की पत्नी पहली देवी। देवी का कौन कौन बच्चे थे? देवी का एक तो महेंद्र, और दूसरी संघमित्रा और चारुमती। संघमित्रा और चारुमती, ये दोनों लड़कियां थी। ये दोनों इनकी पुत्री थी। और ये पुत्र था कौन? महेंद्र। महेंद्र का पुत्र था। और अशोक की पत्नी, दूसरी पत्नी का क्या? दूसरी पत्नी थी कारुबाकी। कारुबाकी कारुबाकी कौन थी? कारुबाकी इसकी पत्नी थी। कारुबाकी का पुत्र कौन था? तिब्रा। तिब्रा कारुबाकी का पुत्र था। और इसकी पत्नी कौन सी थी? और एक और पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती। पद्मावती जो इसकी तीसरी पत्नी थी, उसका पुत्र तो कौन था? ये कारुमती था ना, ये जो कारुमती था, इससे बहुत प्रभावित था ये। इसकी हर बात मानता था अशोक, इससे बहुत प्रभावित हुआ था अपनी पत्नी से। और और जो ये पत्नी, तीसरी जो पत्नी इसकी है पद्मावती। पद्मावती का पुत्र कौन था? कुणाल। कुणाल ही वो व्यक्ति होगा जो आगे जाके अशोक, या बोल सकते मौर्य साम्राज्य का अगला शासक होगा। अशोक के बाद का अगला शासक कौन होगा? कुणाल। कुणाल कुणाल इस बोल सकते हैं इस वंश का उत्तराधिकारी होगा, मौर्य वंश का उत्तराधिकारी ये वाला होगा। ओके। कुणाल की माँ का नाम क्या है? पद्मावती। पद्मावती किसकी पत्नी है? वो है अशोक की पत्नी। कौन सी? तीसरी। अशोक की और भी पत्नी हुई है, पर जो जरूरी है वो सिर्फ यही तीन है, जिनके बारे में कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। ये तीन जरूरी है। बाकी अशोक के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ अभी इसी वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ कि अशोक पूरा तो खैर खत्म नहीं होगा, क्योंकि अशोक बहुत बड़ा चैप्टर है, और एक अपने में ही एक बड़ा चैप्टर है। तो बोल सकते हैं अशोक को मैं कोशिश करूंगा 2 वीडियो में निपटा दूं, 2 वीडियो में अशोक चैप्टर खत्म कर दूं। अब और जानते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत तो जानते हैं इसके बारे में, बाकी हम फिर वीडियो खत्म करते हैं। बौद्ध धर्म, क्योंकि सॉरी, अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को मानता था। अब इसने कहा कि ये धर्म मैं और लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूँ, इस धर्म को मैं फैलाना चाहता हूँ पूरी दुनिया में। तो इसने अपने जो इसके कुछ करीबी लोग हुए हैं, उनको इसने अशोक धर्म सॉरी बोल सकते हैं बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए बहुत अलग अलग जगह पे भेजा उसने। तो वो कौन से करीबी लोग, तो किस किस को उसने कहाँ कहाँ पे भेजा, तो पहले जानते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं नीचे से, जैसे ये हमारा भारत है, बोल सकते हैं ये भारत है। तो हम बात करते हैं यहाँ से, ये एक हिस्सा है श्रीलंका। तो सबसे पहले इसने एक जगह भेजा श्रीलंका में। श्रीलंका में किसने भेजा, किसको भेजा था? श्रीलंका में इसने अपने पुत्र महेंद्र को और बेटी संगमती को भेजा था। संगमती, बेटा महेंद्र और बेटी संगमती, ये किसके पुत्र थे? ये देवी के पुत्र थे। कौन? इसकी माता का नाम क्या था? देवी। किसको? देवी के पुत्र। कहाँ पे? यहाँ पे श्रीलंका में। इसको श्रीलंका में भेज दिया। उसके बाद इसने तक्षशिला, तक्षशिला में किसको भेजा? तक्षशिला में भेजा मजिंतक। मजिंतिक को किसमें भेजा? इसने भेजा तक्षशिला में। और हिमालय, हिमालय जो ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, हिमालय वाला जो एरिया होता है ये वाला, वो ये इस वाले एरिया में किसको भेजा? इसको भेजा किसको? मज्जिम को। मज्जिम को इस वाले एरिया में भेजा। किसको? मज्जिम को। किसने? अशोक ने। अशोक ने आप बोल सकते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ व्यक्तियों को, जो उसके करीबी थे, उनको
बोल सकते हैं कि अलग-अलग स्थानों पे बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए भेजा था। वो व्यक्ति कौन से थे? पहला श्रीलंका में किसको भेजा? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमती को, ओके। उसके बाद उसके बाद भेजा उसने कहाँ पे? तक्षशिला। तक्षशिला किसको? मजिंदक को, ओके, तक्षशिला मजिंदक को, ओके। उसके बाद कहाँ भेजा उसने? भेजा हिमालय में, ऊपर की तरफ। हिमालय में किसको भेजा? हिमालय में भेजा उसने मज्जिम को, हिमालय में मज्जिम को भेजा। अच्छा, अब बात होगी ये तो चलो बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए अशोक ने ये सब चीज़ों को भेजा, इन लोगों को यहाँ पे भेजा। अब और बात क्या है अशोक के बारे में? और क्या चीज़ें हैं जो अशोक के बारे में हम जान सकते हैं? तो अशोक के बारे में और क्या है? भारत में सर्वप्रथम अशोक ने जो शिलालेख है वो जारी करवाए थे। सर्वप्रथम शिलालेख। शिलालेख क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज शायद आप में से बहुत से जो बच्चे हैं वो ये जानते होंगे शिलालेख क्या होता है। क्योंकि आप लोग कुछ तो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ अभी कर रहे हैं। जो पहले से कर रहे हैं उन्हें पता है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ शिलालेख क्या होता है और स्तंभलेख क्या होता है और गुहालेख क्या होता है। तो शिलालेख वो होता है जो पत्थरों पे लिखा जाता है, जो पत्थरों पे लिखा जाता है, पत्थर पे लिखा जाने वाला शिलालेख हो गया, ओके। पत्थरों पे लिखा वाला क्या? शिलालेख। और शिलालेख हो गया ये तो। इसने प्रचलन किसने करवाया? अशोक ने। अशोक ने इसका प्रचलन करवाया था, चालू जो करवाए थे, बोल सकते हैं कि चालू करवाया किसने? अशोक ने। जो अशोक था उसने कुल कितने शिलालेख करवाए? शिलालेख बोल सकते हैं या स्तंभलेख और गुहालेख, कितने-कितने इसने जारी करवाए? तो अशोक के शिलालेख, अशोक के जो शिलालेखों की संख्या है वो है 14। शिलालेख कितने थे? 14, ओके। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। ये डबल मत ना समझना मैंने, ओके। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के स्तंभलेख, स्तंभलेख कौन? स्तंभलेख जो एक पोल पे लिखे जाते हैं, किसी खंबे नुमा पे लिखे जाते हैं। मान लो बोल सकते हैं कि ये खंबा है, ये खंबा, इस पे अशोक के बारे में कुछ लिखा है, तो ये हो गया स्तंभलेख, एक स्तंभ के ऊपर लिखना, ओके। बोलते हैं इसे लेख, बोलते हैं स्तंभलेख, ओके। गुहालेख, गुहालेख कौन सा होता है? गुहालेख होता है गुफाओं में लिखा जाने वाला लेख, जिसे बोलते हैं गुहालेख, तो वो होता है गुहालेख। जैसे गुहालेख हो गया, गुहालेख तो पहले जानते हैं स्तंभलेख की संख्या कितनी है? स्तंभलेख की संख्या 17, स्तंभलेख सॉरी 17 बोल गया, 7, स्तंभलेख की संख्या 7। गुहालेख की संख्या कितनी है? वो है 13, सॉरी 3, गुहालेख की संख्या है 3, गुहालेख की संख्या है 3, ओके। ये तो बात होगी अशोक के बारे में। अभी हम अशोक के बारे में और भी जानेंगे, पर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना हो, इतना ही काफ़ी है। अगली मैं जानता था कि इसकी अशोक की 2 से 3 वीडियो बनने वाली हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अशोक को सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। ज़रूरी नहीं कि थोड़ी बहुत समझा के निकल के आएँगे, नहीं। हमें एक टॉपिक बाय टॉपिक चलना है, सारी चीज़ें अच्छे से समझानी है, जो आपके सारे काम की रहे, है ना? मैं चाहता हूँ कि ये नहीं कि बहुत से टीचर क्या करते हैं कि आए, झटपट लिखा और निकल गए, नहीं। हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देनी है, कि क्या-क्या, कैसे-कैसे आने वाला है। क्योंकि हम कुछ छोड़ नहीं सकते यहाँ पे, अगर एक एक प्रश्न, अगर हमने एक भी चीज़ छोड़ी ना तो 1 प्रश्न गया आपका। 1 प्रश्न मतलब 2 मार्क्स, बोल सकते हैं ना, 2 मार्क्स। तो हम नहीं ये गलती कर सकते। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकें और अच्छे से अच्छा आपको पढ़ा सकें, है ना? समझ रहे हो ना आप? तो मैं कोशिश करूँगा जितना अच्छे से। अब हम लोग ये अशोक पढ़ रहे हैं, अभी इस वीडियो में अशोक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर अशोक पे जो बच्चे खुचा होगा वो उस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे अशोक के बारे में, ओके। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।